नमस्कार, एगोनिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं फेविफ्लू यानी फेविपिराविर जो नई टैबलेट आई है कोरोना के मैनेजमेंट के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ग्लेनमार्क कंपनी इसको इंडिया में लेके आई है। ग्लेनमार्क कंपनी ने इसका अप्रूवल लिया है ड्रग डिपार्टमेंट से। जो पूरा उसका मार्केटिंग हो गया, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो गया और उसकी जो पूरी सेल है उसको कंट्रोल करने का जो काम है वो ग्लेनमार्क फार्मा का है। अभी इसमें कंटेंट क्या आता है फेविप्लू में, पहले वो देख लेते हैं। फेविप्लू के अंदर जो कंटेंट है वो है फेविपिराविर 200 mg वो आता है। और ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी के अकॉर्डिंग जो उसने डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग ये जो फेविफ्लू है वो 88% जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनके ट्रीटमेंट में वो सक्सेसफुल रही है। 4 दिन के अंदर ये जो वायरल लोड है उसको कम करना शुरू कर देती है, यानी 4 दिन के अंदर जो है सिम्टम्स होते हैं कोरोना के उनमें जो है सुधार आना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो ये 20 ईयर से लेके 90 ईयर तक के जो पेशेंट हैं उनके ऊपर इसका उपयोग किया गया, उनमें काफ़ी ये इफ़ेक्टिव रही है। और उन लोगों के अंदर जनरली डायबिटिक और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है हार्ट के उनको भी इंक्लूड किया गया है, उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही है। अभी इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी डोज़ क्या है। डोज जो है इसकी काफ़ी हैवी डोज के अंदर ये ली गई है। जो 14 दिन का इसका पूरा ट्रीटमेंट माना गया है फेविप्लू का, उसमें जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे में 1800 mg दिन के टाइम पे लेनी होती है, 1800 mg रात के टाइम पे लेनी होती है। 1800 mg का मतलब क्या होता है कि 200 mg की 9 गोली वो दिन के टाइम में लेनी होती है और 200 mg की ही 9 गोली जो है वो रात के टाइम पे लेनी होती है। ये तो पहले दिन का है। उसी तरह दूसरे दिन से लेके 14th डे यानी 14वें दिन तक लगातार 800 mg सुबह और 800 mg शाम के टाइम पर इसकी डोज होती है। यानी 4 टैबलेट 200 mg की सुबह ली जाती है और 4 टैबलेट जो 200 mg की है वो शाम के टाइम पर लिया जाता है। इस तरह कुल मिला के 14 डे का इसका ट्रीटमेंट है। अभी ये जो है इंडिया में तो इसका जो अप्रूवल अभी हुआ है, लेकिन सबसे पहले 2014 में ये जो है वह जापान में यूज़ की गई थी। जापान में जनरली इसको यूज़ किया गया था कि जो इन्फ्लुएंजा के न्यू वायरस थे, जो अदर जो एंटी इन्फ्लुएंजा की जो वायरस की जो ड्रग थी उनको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उनके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट हो गए, तो उनके लिए जनरली है इस ड्रग है फेविपिराविर का उपयोग किया गया था, जो नोवल वायरस थे उनके लिए। अभी हम जान लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस प्रकार काम करती है। जनरली जो फेविपिराविर होती है जो ये एक प्रो ड्रग के रूप में आती है, मीन्स ये जो होती है वैसे इनएक्टिव रहती है बाहर, बॉडी के बाहर। जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाती है, हमारी सेल के अंदर ये जाती है, तो वहाँ पर ये एक्टिव फॉर्म आरटीपी फेविपिराविर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब आरटीपी जो फेविपिराविर है वो जो आरएनए पॉलीमरेज एक वायरस का एंजाइम है, उस एंजाइम पे जाके ये अटैक करती है और वहाँ पे जो वायरस की मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी वायरस जो लगातार अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है, अपनी काउंट बढ़ा रहा है, उस बढ़ती हुई वायरस की काउंट को रोक देती है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। अभी ये जान लेते हैं कि किस प्रकार के कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में ये उपयोगी है। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया है कंपनी ने कि ये जनरली माइल्ड टू मॉडरेट, यानी जो स्टार्टिंग स्टेज होती है कोरोना की उसके ट्रीटमेंट में और उसके मैनेजमेंट के अंदर ये उपयोगी है। और अगर जैसे एडवांस स्टेज का कोरोना हो जाता है या काफ़ी टाइम लग जाता है तो उसमें ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, उसमें जो है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और जो भी ट्रीटमेंट है उसकी वेंटिलेशन की, ऑक्सीजन थेरेपी और जो एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, या फिर जब क्लोटिंग की टेंडेंसी होती है बॉडी में तो एस्प्रिन वगैरह दी जाती है। उस प्रकार से डेक्सामेथासोन जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है, उसमें ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। और इसमें इतना वो भी नहीं है क्योंकि ये भी एक प्रकार की ड्रग है। जैसे और ड्रग आई है जो कोरोना के अंदर उपयोग की जाती है, सब ड्रग जो भी यूज़ की गई है सभी के कुछ ना कुछ बेनिफिट हुए हैं कोरोना में। जैसे रेमडेसिविर यूज़ की गई थी, उसके भी अपने अच्छे बेनिफिट रहे हैं। ओसेल्टामाइविर जो जनरली स्वाइन फ्लू की मेडिसिन थी वो भी कोरोना के अंदर उपयोग की गई है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। उसमें अलग अलग 30 mg, 45 mg, 75 mg जो है, और सिरप फॉर्म में भी यूज़ की गई है ओसेल्टामाइविर, जो छोटे बच्चों में भी उपयोग की जाती है।
तो इसका एक तो ये है जो फेविपिराविर है, उसमें क्या है कि एक तो इसकी जो रेंज है वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, 20 से लेके 90 तक के जो ईयर तक के पेशेंट हैं उनके ऊपर उपयोगी है। तो छोटे बच्चों के अंदर इसकी जो डोज है उसका कोई अभी इतना क्लियर नहीं है। बाकी दूसरी बात, इसकी एडवांटेज एक है, इसकी एडवांटेज ये है कि ये टैबलेट फॉर्म में आती है। इसमें जैसे स्ट्रिप आती है, इसकी 3500 रुपये की स्ट्रिप आती है, उसमें जो टैबलेट आती है 34 के आसपास, उसमें 34 टैबलेट उसमें आती है। तो वो 34 टैबलेट आप घर बैठ के ले सकते हो। और बाकी जैसे और ट्रीटमेंट होते हैं कोरोना के, उसमें आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। जैसे रेमडेसिविर है वो आईवी ली जाती है, इंजेक्शन की फॉर्म में ली जाती है, तो वो आप घर पे नहीं ले जा सकते, ये इसकी एडवांटेज है। और जैसे और मेडिसिन भी यूज, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज हुई है, ठीक है, अजिथ्रोमाइसिन भी काफ़ी यूज हुई है, एक जानी मानी एंटीबायोटिक है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अपने थे कि वो प्रोफाइलैक्सिस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव थी, यानी जो कोरोना से बचाव के लिए उपयोगी थी। जनरली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है या जो लोग कोरोना पेशेंट्स की सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए वो अच्छी थी, लेकिन इसके भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए, तो इसको भी जो है उपयोग अभी कम हो गया है। तो उस हिसाब से क्या है कि ये ठीक है, मेडिसिन जो है ये आई है, लेकिन ये कोई क्योर नहीं है कोरोना का कि आप ये ले लोगे तो आप कोरोना मुक्त हो जाओगे या आपको कोरोना नहीं होगा। तो इसके लिए कोरोना के मेनली क्या है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, इसका बचाव ही इसका इलाज है। अभी हम इसके कुछ जो प्रिकॉशन है फेविपिराविर के यानी फेविप्लू के, उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो ड्रग आई थी एविगेन, उसमें सेम साल्ट है जो फेविप्लू में है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी इसमें जो प्रिकॉशन लेनी होती है वो क्या है। सबसे पहली प्रिकॉशन जो होती है फेविपिराविर की, वो क्या होती है कि ये जो प्रेगनेंसी होती है उस प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, यानी जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसके लिए ये काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकती है, पहला। दूसरा क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग, जो माताएं जो बच्चों को दूध पिलाती है, छोटे बच्चों को खुद का, उसमें भी ये क्या है, सेफ नहीं है। अगर वो कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रही है, वो ये ऐसी दवाई ले रही है फेविप्लू, तो उस दौरान जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, इसका जो स्टडी हो रखी है वो मेनली जो टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी हो रखी है वो ह्यूमन में इतनी ज़्यादा नहीं हो रखी, ज़्यादातर जो है एनिमल्स में, जैसे डॉग हो गया, मंकी हो गया या रैट हो गया, उसके अंदर इसकी स्टडी हो रखी है। तो उनमें पाया गया है कि जो इस ड्रग की फेविप्लू की जो कंसनट्रेशन है कुछ अमाउंट के अंदर टेस्टिस, जो मेल टेस्टिस है उनके अंदर ये इसकी अमाउंट पाई गई है, जिस वजह से ये जो है स्पर्म की जो क्वालिटी और उनकी जो एक्टिविटी है या उनकी काउंट को भी ये इफ़ेक्ट कर सकती है ये। और इसमें एक बात और है कि ये एक नई ड्रग है, मार्केट में नई आई है। तो पहले जब यूज़ की गई थी एविगेन, जो जिसमें सेम साल्ट है जो इसमें पाया जाता है फेविप्लू में, तो उसमें क्या है, कंसर्ट लिख के देना पड़ता था पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर्स को कि जो पेशेंट जिस पे यूज़ की जा रही है उसको उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जो मेडिसिन है फेविप्लू के फेविपिराविर के, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और उसके जो भी उसके इफ़ेक्ट है उसके बारे में पूरी तरह समझा दिया गया। उसके बाद में ही ये उपयोग किया जाता है, ऐसा रिटर्न में कंसर्ट लिया जाता है, क्योंकि इसके भी सेफ्टी कंसर्न के बारे में और ह्यूमन के ऊपर कैसा क्या इसका इफ़ेक्ट है उसके बारे में इतना पता नहीं है। अभी हम जान लेते हैं कि ये जो ड्रग है ये किन किन कंडीशन में या कहाँ कहाँ ऑर्गन्स पे इसका इफ़ेक्ट हो सकता है और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जनरली जो जीआईटी ट्रैक है यानी जो अपना पाचन तंत्र है उसमें अगर ये लेते हैं तो वहाँ पर उल्टी, उबाग, नोजिया ऐसी सामान्य सी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका रेगुलर सेवन से जो है वेट कम हो सकता है। और एक है जैसे गाउट के पेशेंट होते हैं जिनमें यूरिक एसिड का लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें भी क्या है ये ड्रग है यूरिक एसिड के लेवल को ये बढ़ा सकती है। और यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म में जैंथीन ऑक्सीडेज का भी रोल होता है। तो जनरली हम सिंपली कह सकते हैं कि जो गाउट के पेशेंट हैं जिनमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है उनको ये जो है वो सेफ्टी के साथ यूज करनी चाहिए। साथ के साथ लीवर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स को की जो एक्टिविटी है और उनकी जो संख्या है उसको भी ये डिस्टर्ब कर दी, उनको भी ये बढ़ा सकती है।
तो जनरली जो है ये लीवर के डिसऑर्डर भी कोज कर सकती है। तो लीवर की जो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर ये जो है वो सेफ्टी के साथ यूज करनी होती है। किडनी डिसऑर्डर इंजरी जो होती है किडनी में, उसमें भी सेफ्टी के साथ यूज़ करनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो लीवर के डिसऑर्डर है, जैसे उसमें फेविप्लू यानी फेविपिराविर है, एक प्रकार की प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यहाँ मतलब है कि वो ड्रग या वो मेडिसिन जो डॉक्टर की पर्ची या डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बिना अवेलेबल नहीं हो सकती। तो इसको आप ऐसा नहीं है कि इसको आप कोरोना का ट्रीटमेंट समझे और जाके फार्मेसी से जाके ख़रीद लाए और इसको उपयोग करना आपने शुरू कर दिया, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा नई ड्रग है और एक तरह की प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होने के नाते हमें इसको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसका जो सेल्फ मेडिकेशन है वो काफ़ी डेंजरस होगा। जब भी हो आपको ऐसे प्रॉब्लम लगे, कोरोना के सिम्टम लगे या ऐसा लगे, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर उसको ये लगेगा तो इस प्रकार की मेडिसिन का आपके अंदर उपयोग किया जाएगा। और जनरली जो लीवर डिसऑर्डर है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम है या किडनी से कोई प्रॉब्लम है, उनके अंदर तो स्पेशल इसके अंदर प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये जो है इफ़ेक्ट कर सकती है, उन बीमारियों को बढ़ा सकती है। अगर ऐसी डिसऑर्डर है उनमें सेफ्टी कंसर्न लेना पड़ेगा आपको फिजिशियन से कंसल्ट करके कि आपको यूज़ करनी है या नहीं करनी, वो आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा इसकी डोज़ के बारे में। और दूसरी बात, ये कोई कोरोना का क्योर नहीं है, ये एक प्रकार के माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम, यानी स्टार्टिंग स्टेज के अंदर अगर आपको कोरोना की दिक्कत है तो उसके सिम्टम्स को ये रिवर्स करने के अंदर हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये वायरस लोड को कम कर देता है, जिस वजह से जो सिम्टम्स होते हैं कोरोना के वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज में अगर कोरोना चला गया है, ठीक है, तो उसके अंदर ये ड्रग जो है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसमें जो है आपको जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, और जो भी मेजर्स है वहाँ पे वेंटिलेशन है, अगर क्लोटिंग की दिक्कत हो रखी है अंदर तो उसमें एस्प्रिन वगैरह है, साइटोकाइनिन स्ट्रोम की अगर प्रॉब्लम हो रखी है तो उसमें जो भी डेक्सामेथासोन है या जो भी ट्रीटमेंट है वो फिजिशियन आपका डिसाइड करेगा। वो सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ती है। इन सभी चीज़ों को कंसल्ट करके ही आप जो है वो इस बीमारी से बच सकते हो। तो इस प्रकार है कि ये जो मेडिसिन है आप प्रिस्क्रिप्शन पे लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको लगा और आपने अपने इंडिया में क्या होता है कि जैसे कोई नई मेडिसिन आ गई, एक हल्ला मच गया कि हाँ भाई ठीक है कोरोना की दवाई तो आई गई है, अब क्या दिक्कत है, हम बाहर घूमते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये कोरोना का क्योर नहीं है, ये कोई वैक्सीन नहीं है, एक मेडिसिन है। जैसे और मेडिसिन थी, रेमडेसिविर थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी, ओसेल्टामिविर थी, ठीक है, उसी प्रकार से ये फेविपिल भी उसी प्रकार से एक मेडिसिन है। ये पहले इंडिया में यूज़ नहीं होती थी, अभी इंडिया में इसका यूज़ का अप्रूवल मिल गया, बस इतनी सी बात है। और ये माइल्ड टू मॉडरेट जो सिम्टम्स है कोरोना के वो कंट्रोल कर सकती है, ना कि सीवियरिटी के अंदर ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ओके, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए और लोगों तक भी पहुँचाए, ताकि अवेयरनेस फैले इस मेडिसिन के बारे में कि कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है और किन किन प्रिकॉशन इनका लेना। और सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका फिजिशियन है वो डिसाइड करेगा कि आपको ये मेडिसिन कैसे क्या लेनी है। ओके, थैंक यू।